Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. अब तक हम चोला के पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का ना लेक्चर और भी एक्साइटिंग है। आज हम ना बात करेंगे इसके आर्ट के बारे में, इसके कल्चर के बारे में, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, डांस, म्यूजिक, मैरीटाइम पावर एंड साउथ ईस्ट एशिया पर चोला का इन्फ्लुएंस क्या रहा वो भी देखेंगे। सो क्लास एक क्वेश्चन है कि आज अगर दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कल्चर सिंबल चूज़ करना हो तो क्या चूज़ करोगे? ताजमहल करोगे, कोणार्क टेम्पल करोगे, या नटराज करोगे, या भरतनाट्यम करोगे? इनमें से कई चीज़ों के रूट्स जो है ना चोला पीरियड तक पहुंचती है, और इसीलिए चोला को फर्स्ट रूलर नहीं कल्चरल सुपर पावर भी कहा जाता है। सिर्फ रूलर नहीं बल्कि कल्चरल सुपर पावर भी कहा जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चोला के बारे में हम बात करते हैं। चोला मोर देन अ कन्क्वेरर था। क्लास आपको याद है कि राज चोला और राजेंद्र चोला ने सिर्फ टेरिटरीज कन्क्वायर नहीं किए थे, उन्होंने ना एक कल्चरल एम्पायर बिल्ड किया। आज भी लोग चोला किंग को याद करते हैं वॉर विक्ट्रीज़ के लिए सिर्फ नहीं, पार्टली यस हाँ, लेकिन ज़्यादा टेम्पल, आर्ट, लिटरेचर, नटराज, मैरीटाइम अचीवमेंट के लिए याद करते हैं, और ये ही होती है ट्रू लेगेसी। ओके, अब अगर हम इसकी बात करें इसके टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल्स के बारे में, ठीक है, तो सवाल आता है कि अगर नॉर्थ इंडिया की आइडेंटिटी नगारा टेम्पल है तो साउथ इंडिया की आइडेंटिटी क्या है? वो है द्रविडियन टेम्पल। और द्रविडियन आर्किटेक्चर को परफेक्शन तक पहुंचाने वाले कौन थे? तो वो चोला थे। फीचर्स ऑफ चोला टेम्पल की बात करें तो यहाँ पे ना एक विमान टावर होता है, एकदम इतना बड़ा सा विमान टावर होता है, मैसिव ग्रेनाइट स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्ट ब्यूटीफुल स्कल्पचर होता है, डिटेल कार्विंग होता है, और टेम्पल जो है ना कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं। सो क्लास ये टेम्पल सिर्फ वर्शिप प्लेस नहीं थे, ये था स्कूल, कल्चरल सेंटर्स, इकोनॉमिक सेंटर्स, लाइब्रेरीज, और एग्जैक्टली लाइक अ कंप्लीट टाउनशिप होता था टेम्पल खुद में। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें स्पेसिफिकली तो ये बिल्ड किया गया था राजाराज चोला फर्स्ट के द्वारा एट तंजावुर। एक क्वेश्चन है कि जैसे आज से ना 1000 साल पहले बिना क्रेन और मशीन के 60+ मीटर टॉल टेम्पल कैसे बनवाया? ये इंजीनियरिंग का ना मास्टरपीस है, और इसीलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल की बात करें तो एक आता है हमारा दिस वन एरावत्सवरा टेम्पल, ठीक है, जो राजाराज 2 ने बनवाया। ये टेम्पल चोला इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक एक्सेलेंस को शो करता है। एग्जाम्पल लो, जैसे आज ना दुबई बुर्ज खलीफा के लिए फेमस है, एंशिएंट साउथ इंडिया ना बृहदेश्वर टेम्पल के लिए फेमस थी। स्कल्पचर एंड ब्रॉन्ज आर्ट की अगर हम बात करें चोला के, तो अगर किसी ने पूछा कि चोला की सबसे फेमस आर्टिस्टिक अचीवमेंट क्या है तो वो है ब्रॉन्ज स्कल्पचर। नटराज मोस्ट फेमस चोला ब्रॉन्ज, लॉर्ड शिवा का ना लॉर्ड शिवा डांसिंग इनसाइड अ कॉस्मिक सर्कल, वो दिखाया गया है। क्वेश्चन है कि ये डांस क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है क्रिएशन को, प्रिजर्वेशन को, डिस्ट्रक्शन को, और रीबर्थ को सिंबलाइज करता है, यानी एंटायर यूनिवर्स का साइकिल दिखाता है वो नटराज जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। सो क्लास नटराज ना सिर्फ रिलीजियस आइकन नहीं है, इट्स अ फिलोसफिकल सिंबल, एंड आज भी वर्ल्ड म्यूजियम में ना चोला ब्रॉन्ज डिस्प्ले होते हैं। इनके लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो चोलास जो थे ना आर्टिस्ट, वो ब्रॉन्ज स्टैचूज़ कैसे बनाते थे? लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड से। मतलब वैक्स का ना एक मॉडल बनाओ, ठीक है, क्ले से कवर करो, हीट करो, वैक्स मेल्ट हो जाएगी, ब्रॉन्ज फिल करो, स्टैचू रेडी हो जाएगी। रिज़ल्ट होता था कि एक परफेक्ट डिटेलिंग वाला इमेज मिलता था। ठीक है, सो इस टेक्निक को ना देखकर मॉडर्न स्कल्पचर भी इम्प्रेस हो जाते अगर ये इतनी मतलब उस वक्त आज तक ये चलता तो। फिर बात करते हैं इसके लिटरेचर एंड लैंग्वेज के ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन है कि मिलिट्री पावर एम्पायर को स्ट्रांग बनाती है, करेक्ट, लेकिन सिविलाइजेशन को इमॉर्टल क्या बनाता है? वो है लिटरेचर। ठीक है, चोला पीरियड में ना तमिल लिटरेचर को गोल्डन एज कहा गया था। इम्पॉर्टेंट ऑथर थे पेरिया पूर्णम, ठीक है, फिर काम्बा रामायण, और उसके बाद जैसे ना वाल्मीकि जी ने ना संस्कृत रामायण लिखी थी, वैसे ही कंबार ने तमिल रामायण लिखी थी, काम्बर। ओके, फिर है जयम कोंदर, ठीक है, ये वर्ड लिटरेचर का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। ये सारे इंपॉर्टेंस ऑफ तमिल की बात करें अगर हम, तो तमिल इंस्क्रिप्शन ना चोला हिस्ट्री का मेजर सोर्स है।
स्टूडेंट, जितना हम चोला के बारे में जानते हैं उसके लार्ज पार्ट इंस्क्रिप्शन से आती है। ओके एंड अगर हम इसके रिलीजियस एंड फिलॉसफी की बात करें तो सवाल आता है कि चोला किस रिलीजन को फॉलो करते थे। वो मेनली ना सेविज़म को फॉलो करते थे, लेकिन वैष्णविज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी एग्जिस्ट करते थे। चोला टेम्पल ना मैथ्स और रिलीजन इंस्टीट्यूशन को पैट्रनाइज़ करते थे। भक्ति मूवमेंट भी इसी पीरियड में स्ट्रांग होता गया। सिंपल एग्जांपल है कि पहले रिलीजन रिचुअल्स पर फोकस था, भक्ति मूवमेंट ने कहा कि भगवान से डायरेक्ट डिवोशन रखो। ये आइडिया ना कॉमन पीपल को इतना पसंद आया कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब इनके म्यूज़िक, डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात कर लें। ठीक है, तो आज जैसे भरतनाट्यम दुनिया भर में फेमस है ना, उसकी रूट कहाँ से मिलती है? वो है साउथ इंडियन टेम्पल ट्रेडिशन से। टेम्पल कल्चर सेंटर थे। ठीक है, डांस की बात करें तो देवदासीज टेम्पल डांस परफॉर्म करती थी। सादे डांस लेटर इवॉल्व होकर ना भरतनाट्यम बना। म्यूज़िक की बात करें तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट वीणा, मृदंगम, फ्लूट, कॉन्च, ये सब यूज़ होते थे मिडिवल थिएटर में। लोग वर्शिप भी करते थे म्यूज़िक, इन सारे इंस्ट्रूमेंट के म्यूज़िक भी एंजॉय करते थे, डांस भी करते थे मंदिर में जाके। अगर हम इसके पेंटिंग्स एंड आइकनोग्राफी की बात करें, ठीक है, तो चोला आर्ट ना सिर्फ टेम्पल और स्कल्पचर तक लिमिटेड नहीं थी। टेम्पल वॉल पेंटिंग से डेकोरेटेड होती थी। थीम्स होता था मैथोलॉजिकल स्टोरीज़, रॉयल प्रोसेशंस, डेली लाइफ, शैवा एंड वैष्णविज्म का ट्रेडिशन। नेचुरल कलर यूज़ करते थे। जैसे आज भी ना बृहदेश्वर टेम्पल में चोला पेंटिंग का एक ट्रेस मिलता है। एजुकेशन एंड लर्निंग की बात करें तो क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं। चोला पीरियड में भी एजुकेशन सेंटर्स थे, जैसे कि वहाँ पे पढ़ाए जाते थे वेदास, तमिल लिटरेचर, संस्कृत, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, म्यूज़िक, ये सारे टेम्पल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह भी फंक्शन करते थे। स्कॉलरशिप और ग्रांट्स भी दिए जाते थे उस वक्त भी। ओके, अब हम बात करते हैं चोला एंड द साउथ ईस्ट एशिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो क्वेश्चन है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक था? बिल्कुल नहीं। चोला का इन्फ्लुएंस ना ओशन क्रॉस कर चुका था। मैरीटाइम पावर की अगर हम बात करें तो चोलास हैड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवीज़ इन मेडिवल एशिया। आज इंडिया जो है ना, आज इंडिया इंडियन ओशन पावर बनना चाहता है। चोला ऑलरेडी बने हो वो थे। ठीक है, राजेंद्र चोला के नेवल एक्सपेडिशंस की बात करें तो अराउंड 1025 CE में ना इसका टारगेट क्या था कि श्री विजय एम्पायर को हड़प लो, मतलब ले लो। रिज़ल्ट क्या हुआ? चोला ने ट्रेड रूट सिक्योर कर लिया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो चोला इन्फ्लुएंस रीच श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया। कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ना मिलिट्री नहीं थी, कल्चर था। ठीक है, इंडियन रिलीजन, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्क्रिप्ट, इंडियन ट्रेडिशन स्प्रेड हुई। तमिल मर्चेंट्स, प्रीस्ट और आर्टिशंस ना साउथ ईस्ट एशिया गए। अब एग्जांपल जैसे लो, आज के टाइम पे जैसे हॉलीवुड और के पॉप दुनिया में ना इन्फ्लुएंस स्प्रेड करते हैं। एंशिएंट इंडिया में ये रोल चोला कल्चर कर रहे थे। इसके एक है प्रम्बानन टेम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं। इंडोनेशिया का ना एक फेमस टेम्पल है। इंडियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। थाईलैंड और मलेशिया में तमिल इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं। सो क्लास ये प्रूव करता है कि इंडियन कल्चर ओशन क्रॉस कर चुकी थी। अब आता है कि वाई चोला एम्पायर वॉज यूनिक, वो इतना यूनिक क्यों था? बिकॉज इसके पास स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी। वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होने के पीछे का रीज़न स्ट्रॉन्ग ट्रेड था, स्ट्रॉन्ग नेवी थी, फॉरेन कॉन्टैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, यही चोला का सक्सेस फॉर्मूला है। क्विक रिवीजन करें तो मोस्ट फेमस चोला टेम्पल इज़ बृहदेश्वर टेम्पल। मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर कौन था? तो ये दिस वन, नटराज। ओके, तमिल रामायण किसने लिखी? काम्बर ने लिखा। डोमिनेंट रिलीजन कौन से थे? सेविज्म था। फेमस नेवल रूलर कौन थे? राजेंद्र चोला फर्स्ट थे। ओके, चोला इन्फ्लुएंस के रीजन कहाँ तक पहुँचे थे? तो साउथ ईस्ट एशिया तक पहुँच चुका था। फेमस ब्रॉन्ज मेकिंग टेक्निक क्या था? लॉस्ट वैक्स मेथड यूज़ करते थे ये लोग। ठीक है,
सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर, सो चोला सिर्फ साउथ इंडिया के रूलर्स नहीं थे, दे वर द ग्रेट बिल्डर्स, ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ लिटरेचर, प्रमोटर्स ऑफ डांस एंड म्यूज़िक, मास्टर्स ऑफ सीज एंड एम्बेसडर ऑफ इंडियन कल्चर। और इसीलिए चोला पीरियड को तमिल कल्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। और जब हम बृहदेश्वर टेम्पल या नटराज को देखते हैं ना, दिस वन और दिस वन, ठीक है, तो हम सिर्फ आर्ट नहीं देख रहे होते हैं, हम एक सिविलाइजेशन की ग्रेटनेस को देख रहे होते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी राजपूत एज, जिसमें हम पूरी उनके स्टेट, सोसाइटी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।